नमस्कार। आज हम एक ऐसे विचार की गहराई में उतरने वाले हैं जो हमारे समाज के, हमारी दुनिया के ताने बाने का एक अहम हिस्सा है। न्याय। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से सभ्यताओं को रास्ता दिखाया है और आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो चलिए शुरुआत इसी दमदार विचार से करते हैं। संत ऑगस्टीन का ये कहना हमें साफ साफ बताता है कि न्याय कोई सिर्फ नैतिक आदर्श नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित समाज की एकदम बुनियाद है। इसके बिना ताकत और अधिकार बस एक तरह के संगठित अपराध का रूप ले लेते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है 20वीं सदी के एक बहुत ही प्रभावशाली विचारक जॉन रॉल्स की। ये कोट न्याय को एक प्रैक्टिकल जरूरत के तौर पर दिखाता है। मतलब ये सिर्फ कोई ऊंचा ऊंचा विचार नहीं है, बल्कि ये तय करने का एक पैमाना है कि हम अपनी दुनिया का ढांचा, अपनी संस्थाएं कैसे बनाते हैं। तो आज की हमारी चर्चा किन पड़ावों से गुजरेगी? हम सबसे पहले इस सदियों पुराने सवाल की जड़ों तक जाएंगे। फिर हम जॉन रॉल्स के क्रांतिकारी विचारों में गोता लगाएंगे और फिर देखेंगे कि उनके सबसे बड़े आलोचक रॉबर्ट नोजिक ने क्या चुनौती पेश की। इसके बाद हम कुछ और नई आवाज़ों को सुनेंगे जो इस बहस को और भी बड़ा बनाती हैं, और आखिर में हम ये देखेंगे कि ये सारे सिद्धांत असल जिंदगी में कैसे काम करते हैं। देखिए, न्याय की ये बहस कोई आज की नहीं है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। प्राचीन ग्रीस में प्लेटो ने न्याय को समाज के अलग अलग हिस्सों के बीच एक तालमेल, एक हार्मनी के रूप में देखा था। वहीं अरिस्तु ने इसे आनुपातिक समानता कहा, मतलब हर किसी को वो मिले जिसका वो हकदार है। ये इस महान बहस की शुरुआती नींव थी। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। साल 1971 में। ये वो साल था जब जॉन रॉल्स ने अपनी किताब ए थ्योरी ऑफ जस्टिस से आधुनिक राजनीतिक दर्शन में कह सकते हैं कि एक क्रांति सी ला दी। उन्होंने इस पुराने सवाल को एक बिल्कुल नए और ताकतवर तरीके से दुनिया के सामने रखा। रॉल्स का जो सेंट्रल आइडिया था वो था निष्पक्षता के रूप में न्याय। उनका फोकस इस बात पर नहीं था कि किसके पास कितना पैसा है, बल्कि इस पर था कि जो सिस्टम है, जो नियम है, वो सबके लिए निष्पक्ष हैं या नहीं। उनका मानना था कि अगर प्रक्रिया यानी प्रोसेस फेयर है तो उसके नतीजे अपने आप न्यायपूर्ण होंगे। अच्छा, चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। रॉल्स ने ये 3 कदम दिए। पहला, हर किसी को बराबर और ज्यादा से ज्यादा बुनियादी आजादी मिलनी चाहिए। दूसरा, अगर समाज में कोई ऊंच नीच या असमानता है भी तो वो इस तरह से हो कि उसका सबसे ज्यादा फायदा समाज के सबसे कमजोर तबके को मिले। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, वो है प्राथमिकता का नियम। इसका मतलब है कि स्वतंत्रता यानी पहला सिद्धांत हमेशा समानता यानी दूसरे सिद्धांत से पहले आएगा। आप ज्यादा आर्थिक बराबरी के लिए किसी की बुनियादी आजादी नहीं छीन सकते। लेकिन जैसा हर बड़े विचार के साथ होता है, हर कोई रॉल्स से सहमत नहीं था, और उनके सबसे बड़े वैचारिक प्रतिद्वंदी थे रॉबर्ट नोजिक, जिन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को केंद्र में रखकर एक बहुत ही शक्तिशाली तर्क पेश किया। ये स्लाइड तो बिल्कुल साफ कर देती है कि दोनों में कितना बड़ा फर्क है। रॉल्स एक कल्याणकारी राज्य चाहते थे जो टैक्स के जरिए समाज में संसाधनों का पुनर्वितरण करे। वहीं नोजिक के लिए अमीरों पर लगाया गया टैक्स एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। वो सिर्फ एक न्यूनतम नाइट वॉचमैन राज्य चाहते थे जो बस लोगों की सुरक्षा करे और कुछ नहीं। नोजिक के 3 सिद्धांत बहुत ही सीधे हैं। पहला, अगर आपने कोई चीज मेहनत से और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हासिल की है तो वो आपकी है। दूसरा, आप उसे अपनी मर्जी से किसी को भी दे सकते हैं, बेच सकते हैं। और तीसरा, अगर किसी से कोई चीज गलत तरीके से ली गई है तो उस गलती को सुधारा जाना चाहिए। उनके लिए जब तक ये पूरी प्रक्रिया न्यायपूर्ण है, नतीजा भी न्यायसंगत है, भले ही उससे समाज में कितनी भी बड़ी असमानता क्यों ना पैदा हो जाए। तो अब तक हमने 2 बड़े विचारकों को देखा, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस बहस में और भी कई महत्वपूर्ण आवाजें हैं जो इस पूरी तस्वीर को और भी ज्यादा जटिल और दिलचस्प बनाती हैं। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। समुदायवादी विचारक जैसे माइकल वॉल्जर और माइकल सेंडेल ये कहते हैं कि आप एक वैक्यूम में बैठकर न्याय का फॉर्मूला नहीं बना सकते। क्या न्यायपूर्ण है, ये किसी समुदाय के साझा सामाजिक अर्थों पर, उसकी संस्कृति और इतिहास पर निर्भर करता है। मिसाल के तौर पर स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी चीजों को आप सिर्फ बाजार के सामान की तरह नहीं बांट सकते, क्योंकि हमारे समाज में उनका एक अलग और गहरा मतलब है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली दृष्टिकोण है, नारीवादी दृष्टिकोण।
सुसान मोलर ओकिन जैसे विचारकों का तर्क है कि न्याय के कई बड़े बड़े सिद्धांत अन्याय की सबसे बड़ी जगह को ही नजरअंदाज कर देते हैं, और वो जगह है परिवार की असमान संरचना और जिस तरह समाज ने निजी और सार्वजनिक जीवन को बांट दिया है। तो अब तक हम एक देश के अंदर न्याय की बात कर रहे थे, लेकिन थॉमस पोजे जैसे विचारक इस लेंस को जूम आउट करके पूरी दुनिया पर ले जाते हैं। वो सवाल करते हैं कि हमें राष्ट्रों के बीच की भारी असमानताओं को भी देखना होगा। उनका मानना है कि मौजूदा वैश्विक आर्थिक व्यवस्था खुद ही गरीबी का एक बड़ा कारण है और अमीर देशों की इसे ठीक करने की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो इतनी सारी थियोरीज और बहसों के बाद सवाल उठता है कि प्रैक्टिकल असलियत में क्या इन सिद्धांतों को जमीन पर कैसे उतारा जाए। यहां पर नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन का काम बहुत अहम हो जाता है। अमर्त्य सेन का नजरिया बहुत ही व्यवहारिक है। वो कहते हैं कि एक आदर्श समाज का ब्लूप्रिंट बनाने से बेहतर है कि हम असल दुनिया में जो अन्याय और पीड़ा मौजूद है उसे कम करने पर ध्यान दें। मतलब आदर्श नियमों, जिसे वो नीति कहते हैं, से ज्यादा जरूरी है कि लोगों को असल में न्याय मिले, जिसे वो न्याय कहते हैं। यहां न्याय के दो अलग अलग चेहरे हैं। एक है प्रतिशोधात्मक न्याय। ये अतीत पर केंद्रित है, मतलब किसी ने कुछ गलत किया तो उसे सजा मिलनी चाहिए। हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इसी पर चलता है। दूसरा है वितरणात्मक न्याय, जो भविष्य पर केंद्रित है। इसका संबंध समाज में धन, अवसर और संसाधनों के निष्पक्ष बंटवारे से है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। प्रक्रियात्मक न्याय का मतलब है कि प्रक्रिया और नियम निष्पक्ष होने चाहिए, जैसे कि एक निष्पक्ष अदालती सुनवाई। वहीं मूल न्याय कहता है कि सिर्फ प्रक्रिया ही नहीं, नतीजा भी निष्पक्ष होना चाहिए। एक अच्छी व्यवस्था में इन दोनों का संतुलन जरूरी है, नियम भी सही हों और नतीजे भी। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम कहाँ पहुंचते हैं? शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि इस बहस का कोई एक सही जवाब नहीं है। न्याय कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सफर है। ये स्वतंत्रता, समानता और समुदाय जैसे अलग अलग मूल्यों के बीच सही संतुलन खोजने की एक लगातार चलने वाली बातचीत है। और मैं इस चर्चा को इसी एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। अगर बिल्कुल शून्य से एक न्यायपूर्ण समाज बनाना हो, तो शुरुआत कहां से की जाएगी? क्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी जाएगी या फिर सामाजिक समानता को? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।